हेलो एवरीवन, ये फंक्शनल एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल के बारे में। एंड ये इसको हम बनाक-स्टेनहॉर्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में ये किसी भी नाम से आ सकती है, चाहे वो यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल हो या फिर बनाक-स्टेनहॉर्स थ्योरम। इसमें जो भी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी मैं साथ के साथ आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट है, लेट बी बी अ बनाक स्पेस एंड एन बी अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. Let Ti be a non-empty set of continuous linear transformation of B into N with the property Tix is a bounded subset of N for each x belongs to B. Then this norm of Ti is bounded set of numbers. इसको आप इस तरीके से समझो, ये आपके पास हो गया B, ये आपके पास हो गया N, ठीक है। यही गिवन है जहाँ पे बी आपका बनाक स्पेस है, एन नॉन लीनियर स्पेस है, टी आई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि इफ सपोज करो दिस इज T1, दिस इज T2 एंड सो ऑन, दिस इज Ti। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है Ti वो कैसी है? कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो B इंटू एन हो रहा है विद द प्रॉपर्टी जो Tix है वो बाउंडेड सबसेट है n का। x यहाँ पर कोई आपका एलिमेंट हो गया जो b में बिलोंग कर रहा है, उस पर आप ट्रांसफॉर्मेशन Ti लगाते हो तो वो आपका n में चला जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि जो Tix है वो किसका है? सबसेट ऑफ n है फॉर ईच x बिलोंग्स टू b। देन आपको ये प्रूव करना है जो नॉर्म है Ti का वो कैसा है? बाउंडेड सेट है, इज अ बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव यहाँ पर ये है आपका। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट, हमने यहाँ पर एक fn डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो इसको हमने डिफाइन किया है इस fn को। इसमें x टाइप के एलिमेंट है, ये जो x है आपका b से बिलोंग करेगा, एंड जो ये Tix है इसकी जो नॉर्म होगी वो लेस देन n होगी। तो ये फंक्शन आपको ध्यान रखना है। fn फिर से रिपीट कर देती हूँ। fn हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि इसमें x टाइप के एलिमेंट होंगे जो आपके b में बिलोंग करेंगे, एंड जो Tix इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन Ti हम लगा रहे हैं उस पर, तो इसका जो नॉर्म होगा वो लेस देन इज इक्वल्स टू n होगा। n यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर n है। तो फॉर ऑल i। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी क्लेम दैट fn जो अभी आपने डिफाइन किया है वो क्लोज्ड सबसेट है b का, ठीक है। तो क्लोज सबसेट b का क्यों है? क्योंकि fn में x टाइप के एलिमेंट है और x किस में बिलोंग कर रहे हैं? b में, तो सबसेट भी किसका होगा? b का होगा। अब इसे हम क्लोज्ड क्यों प्रूव कर रहे हैं ये अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो अभी के लिए आपको ये जानना है कि fn को हम क्लोज्ड प्रूव कर रहे हैं। लेट y बी द लिमिट पॉइंट ऑफ fn। तो हमने कोई y मान लिया जो कि लिमिट पॉइंट है fn का। क्लोज्ड अगर हमें प्रूफ करना है तो हमारे पास क्लोज्ड की जो डेफिनेशन होती है, अगर मुझे कोई चीज़ क्लोज्ड प्रूफ करनी है और मैं ये अगर प्रूफ कर दूं कि उसके लिमिट पॉइंट सारे उसके अंदर कंटेन है तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर y हमने लिमिट पॉइंट माना है। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो y है वो fn में बिलोंग करता भी है या नहीं। अगर बिलोंग कर जाएगा दैट मीन्स कि इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं और ये क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि y जो है वो fn में बिलोंग कर रहा है। क्लोज सेट की यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं। अ सबसेट f ऑफ मेट्रिक स्पेस xt इज क्लोज इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट जो होगा ओपन होगा। अगर कोई चीज़ क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास होती है इफ f कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। तो इस वाली डेफिनेशन का हम यूज कर रहे हैं। अगर y लिमिट पॉइंट है तो जरूर आपको एक x मिलेगा fn से, सच दैट कि जो नॉर्म है x माइनस वाई वो लेस देन डेल होगा, ठीक है। जब x माइनस वाई का नॉर्म लेस देन डेल होता है तो ये जो Tix इस पे मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं Ti, तो इसका जो नॉर्म होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। y अगर लिमिट पॉइंट है इसी फॉर्म में हम लिखते थे। तो जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूस फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था y तभी लिमिट पॉइंट होगा जब ये इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो x कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने इस तरीके से लिया कि x बिलोंग करेगा आपका fn में, सच दैट x माइनस वाई का नॉर्म लेस देन डेल होगा।
टी आई जो है वो कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको गिवन है। तो इस पे अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन टी आई लगा देती हूँ तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब? जब ये एक्स वाई का नॉर्म लेस देन डेल होता है। ये बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है फंक्शन एनालिसिस की, अगर आपको कोई भी लेक्चर वहाँ पे चाहिए हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नाउ टी आई वाई इज इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मैंने x को ऐड करा है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, कैंसिल करूंगी तो फिर से मेरे पास यही टी आई वाई आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने y माइनस एक्स पे ब्रैकेट लगा दिया प्लस x इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर नॉर्म लगा देंगे तो नॉर्म इस तरीके से होगा। नॉर्म को अलग अलग करके लिखूंगी तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। और इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप पे फिर से अलग करके लिख दिया, दैट इज टी आई वाई माइनस टी आई एक्स। ये अभी हमने बोला लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी वही चल रही है, लेस देन इज इक्वल्स टू की ये आ गया एप्सिलॉन। और ये जो टी आई एक्स है वो किससे लेस देन है? एन से। ये जो आपने फंक्शन एफ एन डिफाइन किया था, यहाँ पर हमने बोला है ये जो टी आई एक्स का नॉर्म है वो आपका लेस देन इज इक्वल्स टू एन है। तो यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यूज लिख दी, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जिससे लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हैंस दिस टी आई वाई का जो नॉर्म है इज लेस देन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस दिस एन, whenever this x minus y is less than del and this is less than n। आगे देखो नेक्स्ट, दिस इम्प्लाइज दैट अगर वो एप्सिलॉन प्लस एन से लेस देन है सो ये एन से भी लेस देन आएगा। और यहाँ पर अगर ये इससे लेस देन एन होता है तो वाई एफ एन में बिलोंग कर गया। कैसे? डेफिनेशन हमने एफ एन को इस तरीके से डिफाइन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोई भी एलिमेंट एक्स जो इस एफ एन में होगा वो बी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो वाई हमने लिया था वो किस में बिलोंग कर रहा था? लिमिट पॉइंट था एफ एन का, ठीक है। तो ये तो बिलोंग तो था ही, बट अब हमें सिर्फ ये कंडीशन और प्रूव करनी थी कि जो इसका नॉर्म है उस पर्टिकुलर उसका टी आई का जो नॉर्म आएगा वो लेस देन एन आ जाए। तो यहाँ पर वो कंडीशन हमने प्रूव कर दी है, तो वाई जो है वो आपका एफ एन में बिलोंग कर गया। इसमें तो हम लेकर ही चले थे कि जो वाई है आपका वो एफ एन में बिलोंग कर रहा है। हेंस अगर इसके जो लिमिट पॉइंट है एफ एन में बिलोंग कर गए, मतलब एफ एन जो है अपनी सारे लिमिट पॉइंट्स को अगर कंटेन करता है तो एफ एन कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। और बी जो है वो कंप्लीट है, बी बनाक स्पेस हमें ऑलरेडी गिवन था, तो हमने एक एजम्पशन इस तरीके से ले लिया कि जो बी है वो इसके इक्वल है, मतलब जो एफ एन होगा, एन को 1 to इन्फिनिटी हम ले सकते हैं, तो इसको हमने बी के इक्वल मान लिया। नेक्स्ट एक हम वेरी कैटेगरी थ्योरम यूज करेंगे, तो वो थ्योरम कह कर ये स्टेटमेंट है उसकी, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। तो x क्या है? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो b हमें कंप्लीट ऑलरेडी गिवन है। मैट्रिक स्पेस होना चाहिए, सारे नॉन लीनियर स्पेस आपके मैट्रिक स्पेस होते हैं, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में। और x को अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एफ एन है वो क्लोज्ड होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर b को लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर b को इसी तरीके से लिया हुआ है जहाँ पर ये एफ एन क्लोज्ड है। अब आपको पता चल गया होगा कि एफ एन को हमने क्लोज्ड क्यों प्रूव किया था, ठीक है। तो इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एफ एन को क्लोज्ड प्रूव किया था, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन ये स्टेट थ्योरम कहती है कि एटलीस्ट एक मेंबर हमें इस एफ एन का मिलेगा जो नॉन एम्प्टी होगा और नॉन एम्प्टी के साथ साथ ओपन सबसेट होगा या फिर इंटीरियर सेट होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो आप ले लो कि वो जो एफ एन में आपको एक ऐसा मेंबर मिलेगा जो ओपन सबसेट हो या इंटीरियर सेट हो, ठीक है। ये इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पर वही लिख दिया कि वन ऑफ द एफ एन हैव एटलीस्ट वन एफ एन आई विद नॉन एम्प्टी इंटीरियर सेट एंड दस कंटेन्स अ क्लोज्ड स्फीयर एस नोड विद सेंटर एट एक्स नोड एंड रेडियस आर नोड। तो यहाँ पर ये जो एफ एन आई है वो एफ एन अगर क्लोज है तो उसका आप कोई भी एक मेंबर लोगे तो वो भी कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? ये नॉन एम्प्टी इंटीरियर सेट मिल गया। ये टोपोलॉजी के बेसिक्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बता देना। तो वहाँ पर मैंने इन स्फीयर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर है कि इट कंटेन्स अ क्लोज्ड स्फीयर एस नोड, जहाँ पर इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, कोई स्फीयर एस नोड आपको मिल रहा है जिसका सेंटर एक्स नोड है, रेडियस आर नोड है और आर नोड पॉजिटिव है आपका, 0 से बड़ा है।
Therefore each vector in every set ti s node, यहाँ पर जो क्लोज्ड स्फीयर था ये आपका s नोड है, ti ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे यूज की है ti, तो इसमें हर एक वेक्टर in every set, each vector in every set has the norm less than or is equals to n नोड, क्योंकि आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने s नोड लिख दिया तो भी इसका जो नॉर्म है वो किससे लेस देन होगा, यहाँ पर मैंने ये क्वांटिटी n नोड मान ली है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने fn को इसी तरीके से डिफाइन कर रखा था, तो मैंने इस नॉर्म को इस तरीके से लिख दिया दैट टी आई एस नोड, इसका जो नॉर्म है लेस देन n नोड, बाय डेफिनेशन ही है ये। Then clearly S node minus X node is a closed sphere with center at origin and radius R node। इस चीज को पहले समझो, जैसे कि आपका स्फीयर X node था, अगर आपको सेंटर को ओरिजिन पे लाना है तो यू हैव टू राइट इट एज S node minus X node। अगर आपको रेडियस जो है वो यूनिटी बनाना है तो आपको इस तरीके से लिखना है S नोड माइनस X नोड डिवाइडेड बाय R नोड। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर जब आपको सेंटर आपने ओरिजिन पे कर दिया तो एस नोड माइनस एक्स नोड आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके रेडियस को यूनिट बना दिया, 1 बना दिया, तो ये किस तरीके से लिखोगे, एस नोड माइनस एक्स नोड बाय आर नोड इज द क्लोज्ड यूनिट स्फीयर एस। क्लोज्ड यूनिट स्फीयर का क्या मतलब है, स्फीयर जिसका रेडियस 1 हो। Then we have for each x node belongs to s node, तो यहाँ पर ये जो x node है वो तो आपका स्फीयर में ही बिलोंग कर रहा है s node में। ऊपर स्टेप्स जो हमने डिस्कस करे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि सिंस जो f आपका क्लोज है, आपको एक क्लोज्ड स्फीयर मिलेगा s x नॉट माइनस x नॉट कॉमा r नॉट, जहां पर ये आपका सेंटर है, ये रेडियस है, सच दैट कि इसको मैंने s नॉट मान लिया और ये किसके अंदर कंटेन्ड है, f नॉट, f n नॉट के अंदर कंटेन है। क्यों, क्योंकि हमने ये f नॉट वो मेंबर लिया था, ठीक है। तो वेयर एस नोड में कोई टी है जिसका नॉर्म जो है आपको लेस देन आर नोड मिलेगा। कैसे, क्योंकि आप ये मैंने स्फीयर ले लिया, सपोज करो ये मैंने रेडियस ले लिया, ये कोई सेंटर इसका एक्स है, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर y सपोज करो ले लेती हूँ, वो रेडियस पर नहीं है तो हमेशा वो रेडियस से लेस ही आएगा। इसका डिस्टेंस, ये एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इस रेडियस से लेस ही होगा, क्योंकि आर ये जो रेडियस है वो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। मैं अगर इस स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो उसका डिस्टेंस हमेशा कम होगा रेडियस से। तो यहाँ पर जो इसका t माइनस एक्स नोट का नॉर्म होगा वो कैसा होगा, इससे लेस होगा। नेक्स्ट है इफ y माइनस टी आई, इसमें से जो टी आई एस नोड है वहां से मैं कोई एलिमेंट y ले लेती हूँ तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो y इज इक्वल टू टी आई एक्स, जहाँ पे x जो है आपका s नोड का ही एलिमेंट है। दोनों पे नॉर्म लगा दिया, नॉर्म जो इसका था वो लेस देन n नोड था। बाय डेफिनेशन एफ की जो डेफिनेशन थी वो हमने इस तरीके से लिखी थी, लेट s इज इक्वल्स टू, वही सेम लाइन है, दैट s इज इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एक्स नॉट, एस नॉट माइनस एक्स नॉट बाय आर नॉट, जहां पर अगर आपको सेंटर को अगर ओरिजिन बनाना है तो आपको उसको सब माइनस करना है और डिवाइड अगर आप आर नॉट करते हो तो जो आपकी रेडियस है वो यूनिटी बन जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमने टी आई एस नोट माइनस एक्स नोट हम निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी हमने यहाँ पर ये एस नोट माइनस एक्स नोट लिखा था तो उस पर ही हम टी आई ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं जिसकी ज़रूरत अभी हमें आगे पढ़ने वाली है, तो इसलिए हमने ये निकाला है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी आ जाएगी जब इनके हम नॉर्म्स को अलग अलग कर देंगे। देन ये जो क्वांटिटी है वो भी एन नॉट से लेस है, ये भी एन नॉट से लेस है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने एफ एन की डेफिनेशन इस तरीके से ही ली थी कि जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन टी आई ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किससे लेस देन होगा, एन से लेस देन होगा। बट अभी हमने एस नॉट स्फीयर की बात कर रहे थे, जहाँ पे एस नॉट और एक्स नॉट की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने एन नॉट लिया हुआ है, तो इन दोनों का सम कर दोगे तो 2n नॉट आ जाएगा। मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किससे लेस देन आ गई, 2n नॉट से, विच इम्प्लाइज दैट टी आई एस निकालना है मुझे, स्फीयर पे टी आईथ नॉर्म निकालनी है। सो एस की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ये जो एस था वो किसके इक्वल था, वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने इसके नोम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि आप ऊपर टी आई एथ नोम लगा हुआ है एंड ये जो क्वांटिटी है वो किससे लेस देन है, 2n नॉट से लेस देन है, वैल्यू पुट कर दी, आर नॉट एज इट इज आ गया। मतलब ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन इज इक्वल्स टू है 2n नॉट आर नॉट। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया इसको।
नेक्स्ट है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है TIth ट्रांसफॉर्मेशन, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ दिस, जहां पर ये S का जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होगा। ऐसा नॉर्म हमने हार्न-बनाक थ्योरम में भी डिफाइन किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ये TIth ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप इस तरीके से नॉर्म को डिफाइन कर सकते हो। मैंने इसको प्रूव भी किया हुआ है थ्योरम में, ठीक है। नेक्स्ट इसको हमने सुप्रीमम एज इट इज लिख दिया। ये जो क्वांटिटी इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, इज इक्वल्स टू की जगह लेस देन इज इक्वल्स टू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो TIS है इसका जो नॉर्म है वो किससे लेस देन है, 2n0 बाय r0। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया और यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन को हटा दिया। इसमें से सुप्रीमम वैल्यू आपको लेनी होगी, जो भी ये नॉर्म है वो इसकी सुप्रीमम वैल्यू से लेस देन होगा, दैट इज 2n0 r0 लिख दिया। उसके बाद है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3rd and 4th हम ये कह सकते हैं कि जो TIth नॉर्म है वो कैसा आ गया, बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स। क्योंकि यहाँ पे जो TIth नॉर्म है आपने उसको शो कर दिया कि वो किसी नंबर से ये बाउंडेड शो कर दिया उसने, आपने उसको जैसे TI का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था उसको आपने बाउंडेड शो कर दिया। ये भी मैं डेफिनेशन डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको बाउंडेड शो करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन को तो आप किस तरीके से शो करोगे, पहले के लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है ये सब चीज़ें। जिसने पहले के लेक्चर्स देखे हैं उनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर बाय 3rd and 4th आप कह सकते हो कि जो TI है वो बाउंडेड है, इज अ बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स। क्योंकि यहाँ पर n0 एंड r0 दोनों नंबर्स हैं, n0 भी आपका नंबर है, r0 आपका रेडियस है। तो आपकी जो TIth नॉर्म है वो बाउंडेड हो गई, इज अ बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर है। बट अगर किसी स्टेप पे फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन मैपिंग थ्योरम को डिस्कस करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हैं वो सारी थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।